सारी कोठी में एक हंगामा सा बरपा था। किसी को कुछ मालूम नहीं था कि अचानक हुआ क्या। डॉक्टर इम्तियाज़ और नर्स बेला मैं पारा की चीखें सुनकर अपने कमरों से निकल आए थे। उन्होंने मैं पारा को चीखते हुए सदर दरवाजे की तरफ भागते देखा था। मुझे यह मालूम हुआ तो जैसे मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। हुआ क्या जनाब? डॉक्टर इम्तियाज़ मुझसे पूछ रहा था। वो आपके कमरे की तरफ गई थी और फिर जब वो लौटी तो उसके कपड़े फटे हुए थे और वह चीखती हुई भाग रही थी। उसके लहजे से शक व शुबे का इजहार हो रहा था। मुझे खुद नहीं मालूम डॉक्टर कि उसे क्या हुआ। मैंने जवाब में कहा, उसने एकदम ही मुझ पर हमला कर दिया और फिर खुद ही अपने कपड़े फाड़ लिए थे। और लेकिन जनाब, ये किस तरह मुमकिन है? वो बोला। मैं खुद हैरान हूँ, मैंने खुद पर काबू पाते हुए कहा। मुमकिन है वो किसी दिमागी आर्जे में मुब्तला हो। उसी वक्त अरशाद अली और मेरे दूसरे मुलाजमीन ने आकर बताया कि मैं पारा कोठी में कहीं नहीं है और सदर दरवाज़ा खुला हुआ पाया गया है। उन्होंने ख्याल जाहिर किया कि वो यकीनन कोठी से फरार हो चुकी है। सदर दरवाज़ा बंद कर दिया तुम लोगों ने? मैंने पूछा। जी हाँ जनाब, अरशाद अली ने जवाब दिया। ठीक है, ये कहकर मैं अपने कमरे की तरफ मुड़ गया। सुनिए जनाब, डॉक्टर इम्तियाज़ अली ने पीछे से मुझे आवाज़ दी। जी, मैं रुक कर उससे पूछा, मुझे आपसे कुछ बात, मेरे साथ आ जाइए। मैं बात काट कर बोला, कमरे में चलकर बात करेंगे। डॉक्टर इम्तियाज़ मेरे साथ हो लिया। जल्द ही उसके साथ अपने कमरे में पहुंच गया। वो मेरे इशारे पर एक कुर्सी पर बैठ गया। हाँ, अब कहें क्या बात है? मैं उसके मुकाबल वाली कुर्सी पर बैठते हुए बोला। डॉक्टर अनवारुल हक साहब यकीनन मुझसे इस सिलसिले में इस्तग़फ़ार करेंगे। इस सूरत में उन्हें मैं क्या जवाब दूँ? उसने मुझे मैनी खेज नज़रों से देखा। मैं पारा बहरहाल उन्हीं की एमा पर यहाँ आई थी। ज़ाहिर है कि उनके इल्म में भी ये वाक़या ज़रूर आएगा। गालबन अभी कुछ देर पहले इस सिलसिले में वजाहत कर चुका हूँ। मेरे लहजे में तलखी सी आ गई। लेकिन यह बयान तो आपका है, तो क्या आप मुझे झूठा समझ रहे हैं? क्या आपका ख्याल है कि मैंने उस पर मुजरमाना हमला किया होगा? मेरा लहजा कुछ और तलख हो गया। मेरा जहन यूं ही परेशान था और वो बहस किए जा रहा था, इसलिए झंझलाहट सवार हो जाना फितरी ही था। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था जनाब। वो कुछ सटपटा गया। हालांकि मुझे यकीन था कि जो कुछ मैंने कहा था उसके जहन में वही था। फिर क्या मतलब है आपका? मैंने मौका से फ़ायदा उठाकर उसे लाजवाब करना चाहा। मेरा मतलब था कि जनाब, कि डॉक्टर अनवारुल हक मेरी बात पर भी यकीन करेंगे या नहीं, क्योंकि उन्होंने दोनों नर्सों को बहरहाल मेरी जिम्मेदारी पर और मेरे साथ यहाँ भेजा था। वो अपनी सफाई पेश करने लगा। आप मुझे गलत ना समझें, मुझे आपकी बात पर यकीन है। ऐन मुमकिन है कि मैं पारा किसी दिमागी आर्जे ही का शिकार हो। हकीकत बहरहाल हकीकत होती है। मैं नरमी से बोला। ये बहरहाल मेरा मसला नहीं है कि डॉक्टर अनवारुल हक आपकी बात पर यकीन करते हैं या नहीं। अभी मेरी बात ख़त्म ही हुई थी कि मेरा मुलाजम अरशाद अली कमरे में दाखिल हुआ और कहा, जनाब, दूसरी नर्स साहबा डॉक्टर साहब को बुला रही हैं। कह रही हैं कि उन्हें डॉक्टर साहब से कोई ज़रूरी बात करना है। ये कहकर वो मेरी तरफ सवालिया नज़रों से देखने लगा। जाएं आप, मैंने डॉक्टर इम्तियाज़ से कहा। देखें क्या बात है। मेरी बात सुनकर डॉक्टर इम्तियाज़ साहब उठ खड़े हुए और फिर कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। फिर जब वो कुछ देर बाद लौटकर आया तो उसके चेहरे पर फिक्रमंदी के आसार थे। वो कुर्सी पर बैठते ही बोला, आप ही बताएं जनाब, अब क्या किया जाए? किस सिलसिले में? मैंने पूछा। नर्स बेला फौरी तौर पर यहाँ से जाना चाहती है। वो अपना सामान भी बांध चुकी है। मेरे समझाने और इसरार पर वो कुछ देर रुक गई है, डॉक्टर इम्तियाज़ ने बताया। आप नाहक रोका है उसे। मैं झंझला गया। अगर वो जाना चाहती है तो जाने दें। उसे ज़बरदस्ती तो यहाँ रहने पर मजबूर नहीं किया जा सकता, लेकिन कोई एक नर्स तो होना ही चाहिए था। वो कुछ सोचते हुए बोले, क्यों, क्या आप तनहा ड्रेसिंग नहीं कर सकते? कर सकता हूँ, मगर और भी मसले हैं। वक़्त पर आपको दवाएं उसकी आप फिक्र ना करें। मैं उसकी बात काट कर बोला, मैं खुद भी वक़्त पर दवाएं खा सकता हूँ। मसला सिर्फ ड्रेसिंग का ही है। अगर ऐसा ही है तो फिर यहाँ मेरे क़याम की भी कोई ऐसी खास ज़रूरत नहीं रहती। तो क्या आप भी जाना चाहते हैं? मैंने दरियाफ़त किया। मैं सोच रहा था कि जब सिर्फ ड्रेसिंग ही करनी है तो सुबह शाम आकर
ठीक है, मैं बोल उठा। मुझे कोई ऐतराज़ नहीं। मैं दरअसल इस नतीजे पर पहुंच चुका हूं कि अमल के दौरान में कोठी के अंदर कोई बाहर का आदमी ना हो तो बेहतर है। मुलाजमीन से तो किसी तरह निमटा भी जा सकता है, मगर बाहर के आदमी पर हुक्म नहीं चलाया जा सकता। क्या खबर अभी क्या सूरत पेश आए और मेरी दुश्मन जहाँ के तरकश में मेरे लिए कितने तीर बाकी हों। फिर मैं कल सुबह आपकी ड्रेसिंग करके यहाँ से चला जाऊँगा। ये कहकर वो उठ खड़ा हुआ। मैं बेला से कह देता हूँ कि वो चली जाए। मैं कुछ ना बोला और डॉक्टर इम्तियाज़ मेरे कमरे से निकल गया। अभी डॉक्टर इम्तियाज़ को गए ज़्यादा देर नहीं हुई थी कि अरशाद अली ने आकर वो खबर दी जिसका मैं बहुत देर से मुंतज़िर था। उन्हें ड्राइंग रूम में बैठा दो, मैं आ रहा हूँ, मैंने उससे कहा। मुझे इल्म था कि वो लड़की जो धमकी देकर गई थी उसका नतीजा भी बरामद होगा। पुलिस मेरी कोठी तक पहुंच चुकी थी। ड्राइंग रूम में पहुंचकर मैंने देखा वो एक एएसआई और उसके साथ दो पुलिस वाले भी थे। मुझे देखते ही एएसआई बोला, आपको मेरे साथ थाने चलना होगा। मगर क्यों? मैं जानकर अनजान बन गया। एक नर्स महपारा ने आपके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है कि आपने उस पर मुजरमाना हमला किया है, एएसआई ने जवाब दिया। फिर बोला, और ये भी सुन लीजिए कि वो इस वक्त आपकी कोठी में जो अफराद मौजूद हैं वो यहाँ से कहीं ना जाएं, क्योंकि बेतौरे गवाह उनकी ज़रूरत पड़ सकती है। मुझे बेला का ख्याल आ गया। क्या खबर वो अब तक जा चुकी हो या मौजूद हो। ठहरे, मैं आता हूँ अभी, मैंने कहा। कहाँ जा रहे हैं आप? एएसआई फौरन खड़ा हो गया। आप इस वक्त तक खुद को हैदर हिरासत समझे जब तक बेगुनाह साबित ना हो जाएं। इसकी बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया, मगर यह वक्त गुस्से के अजहार का नहीं था। मैंने इसलिए ज़ब्त करते हुए उसे बता दिया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। ठीक है, चलें। एएसआई मेरे साथ हो लिया और दोनों पुलिस वालों ने भी उसकी तकलीद में ऐसा ही किया। डॉक्टर इम्तियाज़ अपने कमरे में था, मगर बेला का कमरा खाली था। वो जा चुकी थी। आपके पास उसका पता है? एएसआई ने डॉक्टर इम्तियाज़ से पूछा। जी हाँ, डॉक्टर इम्तियाज़ ने जवाब दिया और फिर एएसआई के कहने पर पता लिखकर उसे दे दिया। मुमकिन है कि आपको भी अभी कुछ देर बाद या कल सुबह थाने बुलवाया जाए, इसलिए यहीं रहें, एएसआई ने डॉक्टर इम्तियाज़ से कहा। फिर मेरी तरफ मुड़ा। चलें जनाब, आप तो चलिए। मैं उसके साथ चल दिया, क्योंकि इसके सिवा कोई चारा नहीं था। उस वक़्त रात के 11:15 बज रहे थे। अभी अमल शुरू करने में सवा घंटा बाकी था और इसी अरसे में मुझे बहरहाल ये मामला निपटाना था, वरना ये अमल शुरू ना कर सकता था। मुझे तवक्का थी कि थाने पहुंचकर मेरी मुलाकात एसएचओ से होगी, जिसे मैं उस दिन 5,000 रुपये बतौर रिश्वत दे चुका था। वो यकीनन मेरा कुछ ना कुछ ख्याल करेगा। मगर वहां जाकर मालूम हुआ कि मौसूफ गश्त पर हैं। पुलिस वालों से अब तक मेरा साबका पड़ चुका था। मुझे गश्त का मतलब अच्छी तरह मालूम था। जब एसएचओ अंदर जात के मुताबिक इलाके की गश्त पर होता है तो अमूमन उसका गश्त सिर्फ घर तक होता है, और वह उस वक़्त ख्वाब खरगोश के मज़े लूट रहा था। मैं पारा अभी तक थाने में मौजूद थी। एएसआई ने उससे मेरी शिनाख्त करवाई और फिर उसको जाने की इजाज़त दे दी। वो इस वक्त भी मुझे बड़ी खूनखार नज़रों से घूर रही थी, जैसे कच्चा ही चबा जाएगी। मेरा ख्याल था कि अब एएसआई मुझसे पूछ गुछ करेगा, मेरा बयान वगैरह लेगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। उसने एक कांस्टेबल को हुक्म दिया, इन्हें ले जाकर हवालात में बंद कर दो। ये सुनते ही जैसे मेरी सिटी गुम हो गई और मैं मुश्किल कह सका, मगर क्यों, अभी तो मुझ पर साबित जुर्म नहीं हुआ। हवालात में सिर्फ मुजरमों ही को नहीं, मुलजमों को भी बंद किया जाता है। एएसआई के लहजे में चुभन थी। आप यकीनन पढ़े लिखे आदमी मालूम होते हैं, मुजरमों और मुलजम का फ़र्क अच्छी तरह समझते होंगे। हाँ, मैं जानता हूँ कि मुजरम उसे कहते हैं जिस पर जुर्म साबित हो जाए, और मुलजम वो है जिस पर कोई इल्ज़ाम हो। मुझे गुस्सा आने लगा। आप मुझे सफाई का मौका भी नहीं दे रहे और हवालात में बंद कर रहे हैं। ये कुछ मुनासिब बात तो नहीं। क्या मुनासिब है क्या नहीं, उसे हम बेहतर समझते हैं, वो सख्ती से बोला। उसी वक्त रात के 11 बज रहे थे। ज़रूरी नहीं कि इस वक्त तफ्तीश शुरू कर दी जाए, ये काम सुबह भी हो सकता है। तो फिर मुझे भी आप सुबह बुलवा सकते हैं। मैं तुर्की बोला। और रात को तुम फरार हो जाओ तो? वो आपसे तुम पर उतर आया, तुम्हारे खिलाफ एफआईआर कट चुकी है, समझे। और तुम्हारी इतला के लिए अर्ज है कि मैं इस वक्त भी
درج ہوتا ہوں۔ اگر ہم سے جواب طلب کیا گیا کہ رات ہی کو کارروائی کیوں نہیں کی گئی، پھر ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے ایس ایچ او صاحب Green کب screen تک wedding گشت میں lower لوٹ third آئیں گے؟ effects. کیا یہ ممکن ہے کہ انہیں گشت کے دوران میں اطلاع دی جا سکے؟ کس بات کی اطلاع؟ اس نے آنکھیں نکالی۔ رفتہ رفتہ اس کا رویہ میرے ساتھ سخت ہوتا جا رہا تھا۔ یہی کہ میں ان سے فوری طور پر ملنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، آپ کو شاید معلوم نہیں کہ میرے ان سے اچھے تعلقات ہیں۔ آپ کے ان سے اچھے تعلقات ہیں، اس کا اندازہ تو مجھے گزشتہ رات ہی ہو گیا تھا۔ اس کے لہجے میں کاٹ تھی۔ کل جب آپ کے کمرے کا تالا توڑا گیا تھا تو خادم علی بھی وہاں موجود تھا۔ ظاہر ہے کہ آپ کے ایس ایچ او صاحب سے اچھے تعلقات نہ ہوتے تو ایسا کیوں ہوتا؟ ویسے میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد وہ بے تکلفی پر اتر آیا۔ سنو، ایف آئی آر کٹنے کے بعد وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ گزشتہ رات والا معاملہ مختلف تھا۔ اس کی رپورٹ درج نہیں ہوئی تھی، سمجھ گئے؟ اب کہ اس معاملے میں تعلقات نہیں چلیں گے۔ اس نے لفظ تعلقات پر زور دے کر کہا۔ یقیناً اس کے علم میں یہ بات ہوگی کہ میں نے ایس ایچ او کو رشوت دی ہے۔ میں چکرا کر رہ گیا۔ عمل شروع کرنے میں صرف 1 گھنٹہ باقی رہ گیا تھا۔ اگر وہ مجھے حوالات میں بند کر دیتا تو سارا کھیل ہی ختم ہو جاتا۔ حمزات کے عمل میں وقت اور جگہ کو خصوصی حیثیت حاصل تھی۔ شرائط کے مطابق نہ جگہ بدلی جا سکتی تھی نہ وقت۔ جس جگہ اور جس وقت عمل شروع کیا گیا اس کی پابندی لازمی تھی، ورنہ عمل باطل ہو جاتا، اور عمل کے باطل ہونے کا مطلب میری یقینی موت تھا۔ اب میں بڑی حد تک اس نتیجے تک پہنچ گیا کہ میرے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس میں میری دشمن جاں کے انتقام کا دخل ہے۔ وہ نہیں چاہتی کہ میں عمل پورا کر سکوں۔ گزشتہ سب وہ میری قوت ارادی کے سبب ناکام ہو گئی تھی۔ کوئی اور میری جگہ ہوتا تو ان حالات میں کسی نہ کسی مرحلے پر دھوکہ کھا جاتا، یا اگر میں بھی تجربہ کار نہ ہوتا تو اس کے وار سے بچنا بہت مشکل تھا۔ اس مرتبہ اس نے ایک اور حربہ آزمایا تھا، مگر کس طرح ایسا ممکن ہوا، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اب تک میں نے ارواح کے متعلق جو کچھ پڑھا تھا اور جو باتیں خود میرے تجربے میں آئی تھی، موجودہ واقعہ ان سے قطعی مختلف تھا۔ کوئی روح بلا کسی مادی جسم کو کس طرح اپنا سکتی ہے؟ میں نے اس نرس کے مادی وجود کو چھوا تھا۔ وہ ایک جیتی جاگتی لڑکی تھی، اس پر کسی روح کا گمان نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس وقت مجھے وہ زمانہ یاد آ گیا جب میں پارا ایک عمل کر رہی تھی اور میں چاہتا تھا کہ وہ عمل پورا نہ کر سکیں۔ میں نے بھی اس پر بہت حربے آزمائے تھے مگر کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ چند ہی لمحوں میں میرے ذہن نے ایک فیصلہ کر لیا کہ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں، لیکن اس کا دار و مدار اس شخص پر تھا جو میرے سامنے وردی میں ملبوس بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں آپ سے خلوت میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھو یہ معاملہ بہت ٹیڑھا ہے، میں اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکوں گا۔ اس نے غالباً اپنے باؤ بڑھانے کی پیشکش بندی کی، پھر بولا، خیر کہو کیا بات ہے؟ یہ کہتے ہی اس نے اپنے کمرے سے دونوں کانسٹیبلوں کو باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ کمرے میں وہ اکیلا رہ گیا تو میں بولا، یہ بات اچھی طرح جانتا ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے بدتر سے بدتر حالات میں کوئی بہتر راہ نکالنا مشکل نہیں ہوتا۔ تمہید نہ باندھو، اس نے مجھے تاکید کی۔ جو کہنا ہے صاف صاف کہو، اور یہ بات ذہن میں رکھو کہ میں تمہیں چھوڑ نہیں سکتا، یہ میرے اختیار کی بات نہیں ہے۔ اس وقت ضمانت بھی نہیں ہو سکتی، جو کچھ ہونا ہے صبح ہی ہوگا۔ یہ تم بھی جانتے ہو کہ اس وقت کوئی عدالت کھلی نہیں ہوگی۔ میں جانتا ہوں، میں نے سر ہلایا، مگر میں نے کچھ اور ہی سوچا ہے، یہ آپ کے بس میں ہے۔ کچھ کہو بھی تو، اس نے منہ بگاڑ کر کہا۔ دراصل میری ایک مجبوری ہے کہ میں اپنی کوٹھی سے باہر رات بسر نہیں کر سکتا۔ میں نے آخر کہہ ہی دیا، میں ایک عمل کر رہا ہوں جس کے لیے جگہ اور وقت لازمی شرط ہیں۔ پھر میں اس سلسلے میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس کے لہجے میں روکھا پن تھا، شاید اس لیے میں نے ابھی اس کے مطلب کی بات نہیں کی تھی۔ آپ ہی تو سب کچھ کر سکتے ہیں، میں جلدی سے بولا۔ آپ مجھے گھر جانے کی اجازت دے کر یہ بھی ظاہر کر سکتے ہیں کہ آپ نے کارروائی کی، مگر میں اپنی کوٹھی میں نہیں تھا۔ بہت خوب، اس نے تنیہ انداز میں کہا۔ تمہارے خیال میں یہ بات چھپی رہ سکتی ہے؟ اگر یہ ممکن نہیں تو ایک اور صورت ہے، وہ بھی بیان کر دو۔ اس کے لہجے میں بدستور چبھن تھی۔
मैंने उसके तंजिया लहजे को नज़रअंदाज करते हुए कहा, आप रोज़ नामचे में दर्ज करें कि मुझे हवालात में बंद कर दिया गया है, मगर सुबह तक के लिए अपने घर जाने की इजाज़त दे दें ताकि मैं अमल कर सकूं। और तुम रात को गायब हो जाओ तो अपनी नौकरी से हाथ धो बैठूं। मैं वादा करता हूं कि सुबह होते ही हाजिर हो जाऊंगा। मैंने पुरजोर आवाज़ में उसे यकीन दिलाना चाहा, ये जो तुम इतनी बातें बना रहे हो और मुझे रास्ता दिखा रहे हो, तो इससे मुझे कितनी रकत का सवाब मिलेगा। वो आखिर मतलब की बात पर आ ही गया। आप जो हुक्म दें मैं वो खिदमत करने को तैयार हूँ, सिर्फ एक रात की बात है। वो कुछ सोचने लगा, फिर बोला, देखो ये कोई हंसी खेल नहीं है, अगर तुम सुबह लौट कर ना आए तो मेरी वर्दी उतर जाएगी। उसने इनकार में सर हिलाया, नहीं, मैं ये खतरा मोल नहीं ले सकता। अगर मलक साहब को मालूम हो गया और वो सुबह जल्दी Green थाने आ screen गए waiting तो lower बात 30 बिगड़ minutes. जाएगी। मैं उनके आने से पहले सुबह फजर पढ़ते ही यहाँ आ जाऊँगा। वैसे आपके इत्मीनान के लिए मैं फरार नहीं हूँगा। एक और सूरत है। क्या? उसने पूछा। आप अपने किसी सिपाही को मेरे साथ भेज दें जो मेरे कमरे के दरवाजे तक पर खड़ा रहे और सुबह होने तक मेरी निगरानी करे। मैंने तजवीज़ पेश की। हाँ, ये हो सकता है, लेकिन वो कुछ सोचने लगा, फिर खुद ही सर हिलाकर कहने लगा, शर्ते अल्लाह वहाँ वो ठीक रहेगा। उसका अंदाज खुद कलामी खासा था। फिर उसने मेरी आंखों में आंखें डाल दी और बोला, मगर अभी तुमने मतलब की बात तो की ही नहीं। फिर मतलब की बात वो 2000 में तय हो गई। उस सौदेबाजी में 11:30 बज गए और मुझ पर अज़तराब तारी होने लगा। वो खुद मेरे साथ कोठी तक आया और उसके साथ एक कांस्टेबल भी था और शायद उसका नाम शरीफुल्ला था। उस कांस्टेबल को सुबह तक मेरी निगरानी करनी थी। जब एएसआई जाने लगा तो मुझसे उसने कहा, ये गरीब शरीफुल्ला सुबह तक महज तुम्हारी खातर जागेगा, इसे भी 100-200 दे देना। बेहतर है, मैंने हामी भरी। फिर मुझे एक बात याद आ गई, सुने सुबह होने से कुछ पहले मैं कोठी से निकल कर जाऊंगा और फिर कुछ देर बाद मेरी वापसी होगी। अपने आदमी से कह दें कि वो मुझे ना रोके और चाहे तो इस दौरान में भी मुझ पर नजर रखे, मगर कोई बात ना करे। ठीक है, मैं कह देता हूँ, मगर ख्याल रखना कोई धोखा किया तो तुम्हारे हक में अच्छा नहीं होगा। एएसआई ने कहा। फिर वो कांस्टेबल को अलग जाकर कुछ हदायत देता रहा। उसके बाद रुखसत हो गया। अब अमल शुरू करने में सिर्फ 5 मिनट बाकी रह गए थे। मैं जल्दी से अपने में कमरे में घुस गया। मैंने अरशाद अली को इससे पहले ये बता दिया था कि वो कांस्टेबल भी मेरे कमरे के दरवाजे पर मुतय्यन रहेगा, मगर इसके बावजूद कमरे का दरवाज़ा किसी सूरत नहीं खोलना है। मैं अंदर चला गया तो उसने दरवाज़ा भेड़ दिया। मैंने बतौर एहतियातन अंदर से कुंडी चढ़ाई। अमल के दौरान में मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत थी वो मेरी हदायत के मुताबिक अरशाद अली ने पहले ही वहाँ रख दी थी। अमल शुरू किए हुए मुझे ज़्यादा देर नहीं हुई थी कि अपने साए के करीब मैं पारा का हयोला देखा। मुझे उसकी जहरीली आवाज़ सुनाई दी, मेरे दूसरे वार से बच गए। शेख, मैं भी देखती हूँ कि तुम कब तक बचते रहोगे। उसकी आवाज़ मेरे कानों में आ रही थी और उसका हयोला भी मेरे दायरा नज़र में था, मगर अमल का दौर बदस्तूर जारी था। उसके अल्फाज ख़त्म ही हुए थे कि अचानक मुझे बहुत ज़ोर की गड़गड़ाहट महसूस हुई। यूं लगा जैसे मैं जिस ज़मीन पर बैठा हूँ वो अंदर धनसती जा रही है और कमरे की दीवारें मेरे ऊपर गिरने वाली हैं। उसी वक़्त किसी ने बाहर से दरवाज़ा धड़धड़ाया और फिर मुझे अपने मुलाज़म अरशाद अली की घबराई हुई आवाज़ सुनाई दी, जल्जला जल्जला आ रहा है जनाब, दरवाज़ा खोलिए वरना दब जाएंगे। लम्हा भर को जैसे मैं खौफजदा हो गया। चांदगाम में जल्जला आना कोई नामुमकिन बात नहीं थी। वहाँ आए दिन यूं भी तूफ़ान आते रहते थे। मैंने सोचा कि कहीं सचमुच जल्जला ना आ गया हो, मगर फिर मैंने फ़ौरन ही अपने हवास को काबू में कर लिया। मुझे ख्याल आया कि हिसार से उठकर भागने का मतलब भी मौत है, अब नहीं तो कुछ दिन बाद, और अगर वाकई जल्जला आ गया है तो कोठी के दरो दीवार गिरने वाले हैं तो भी मौत यकीनी है। फिर मैं क्यों अमल का विरद छोड़ूं? और इस दौरान मैं पारा का हयोला गायब हो चुका था। अरशाद अली ने मजीद कुछ देर कोशिश की मैं दरवाज़ा खोल दूं, फिर शायद वो नाकाम होकर अपनी जान बचाने की खातर वहां से भाग गया। फिर यूं लगा जैसे मेरा वजूद तेज़ हवाओं की जिद में है
और ये कि मैं अपनी जगह बैठा ना रह सकूंगा, ये भी फरेब है। मैंने सोचा अगर वाकई तूफानी झक्कड़ चल रहे होते तो चिराग कैसे जलता रहता, और चिराग ना जल रहा होता तो दीवार पर मेरा साया किस तरह दिखाई देता। इस शब यही हंगामा आराई रही। मैंने इसी दौरान में अमल की हदायत के मुताबिक आईना बेटी भी की और फिर रोटी लेकर अपने कमरे से निकला। मुझे कदम उठाना दूभर हो रहा था। हर कदम पर यूं महसूस हो रहा था जैसे मैं मुंह के बल जमीन पर गिरूंगा। मेरे पैरों के नीचे जैसे जमीन कांप रही थी। दरवाजे के बाहर मुझे ना अरशाद अली मिला, ना कांस्टेबल शरीफुल्ला। वही क्या, ऐसा मालूम हो रहा था कोठी में कोई नहीं है। हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। मैं सदर दरवाजे पर पहुंचा तो उसके दोनों पट खुले हुए मिले, यूं जैसे कोठी से निकलने वाले वहशत ज़दा होकर वहां से भागे हों और उन्हें इतना होश भी ना रहा कि दरवाज़ा बंद कर जाते। फिर जब चौराहे पर रोटी रखकर मैंने दोबारा अपनी कोठी में कदम रखा तो हर चीज़ मामूल के मुताबिक थी। ना अब ज़मीन हिल रही थी, ना तूफ़ानी हवाओं का शोर था। उस वक़्त सुबह की अज़ान हो रही थी। मैंने अपने कमरे में पहुंचकर वज़ू किया और फिर कुछ देर बाद नमाज पढ़ी। सलाम फेरा तो मुझे कदमों की चाप सुनाई दी। मैंने तवज्जो दी और दुआ मांगने लगा। मुसल्ला तय करके मैं उठा तो सामने ही अरशाद अली खड़ा था और उसके चेहरे पर इंतहाई बदहवासी नजर आ रही थी। तुम हमाकत से बाज नहीं आ रहे। मैंने उसे घूर कर देखा। रात को तुम क्यों मेरा दरवाज़ा धड़ा धड़ा रहे थे? वो जनाब जल्दला, वो हल्कलाने लगा। बको मत, मैंने उसे डांट दिया। जब मैं कह चुका हूँ कि किसी सूरत रात के वक्त मेरे कमरे का दरवाज़ा ना खुलवाया जाए, तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया? गलती हो गई जनाब, उसने नदामत से सर झुका लिया। और तुम गारत कहाँ हो गए थे? मैं करीबी मस्जिद में पनाह लेने चला गया था। वहाँ के मौलवी साहब से मेरी जान पहचान है। बकिया सारे Green मुलाजमीन screen और reading lower third मुलाजमाने भी effects. अभी मौलवी साहब के हुजरे में हैं, उसने बताया। मैंने सोचा कि यह सिर्फ फरेब समात और फरेब नज़र का शिकार नहीं हुआ था, बल्कि मेरी कोठी में जितने भी अफराद थे उन सब पर यही गुजरी थी। इस ख्याल ने मेरा गुस्सा कम कर दिया और मैं नरमी से कहा कि इन सब को अब कोठी में ले आओ। ये कहते ही मुझे डॉक्टर इम्तियाज़ का ख्याल आया। और डॉक्टर साहब कहाँ हैं? मालूम नहीं जनाब, होश किसे था, सबको अपनी अपनी पड़ी थी। उसने साफ गोई से काम लिया। मैंने तो बस सिपाही को भागते देखा था। वो मुझसे पहले भाग गया और उस वक्त जब मैं आपके कमरे का दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश कर रहा था, जब मैं कोठी से निकला तो सारे मुलाजमों और मुलाजमाओं को कोठी से कुछ फासले पर खड़े हुए देखा। उनमें डॉक्टर साहब नहीं थे। फिर मैं उन सब को लेकर करीबी मस्जिद में चला गया। साहब, ये बड़ी अजीब बात है कि जब मैंने मौलवी साहब से जल्जले का जिक्र किया तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया और कोठी से निकलते ही खुद मुझे भी ऐसा लगा जैसे जल्जला आना बंद हो गया हो। मैं उसे क्या बताता कि मोहल्ले की मस्जिद का मौलवी ठीक ही कह रहा था। जल्जला वल्जला कुछ नहीं आया था। वो सब कुछ मैं पारा की शैतानी कुव्वतों का कमाल था। उसका मकसद ये था कि मैं किसी तरह घबरा कर हिसार से निकल जाऊं। मगर उसे क्या खबर थी कि मेरे ऊपर उसका ये वार भी रायगां जाएगा। तुम जरा डॉक्टर साहब को देखो और आकर मुझे बताओ कि वो अपने कमरे में हैं या नहीं, मैंने उससे कहा। अरशाद अली चला गया तो मैंने लिबास तब्दील किया। अब मैं हस्बे वादा थाने पहुंचना चाहता था, लेकिन उससे पहले ड्रेसिंग हो जाती तो बेहतर था। वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि डॉक्टर इम्तियाज़ अपने कमरे में होगा। मेरे अंदाजे के मुताबिक वो भी रात को कोठी से निकल भागा होगा। जब मेरे मुलाजमीन को ये सूरत हाल पेश आई थी तो फिर डॉक्टर इम्तियाज़ उससे कैसे बच जाता? थाने पहुंचकर क्या गुजरती? मैं फिलहाल उससे बेखबर था। मुमकिन है कि आज ही मेरा चालान अदालत में पेश कर दिया जाता, या फिर आज पुलिस तफ्तीश और पूछगछ में गुजारती और फिर आइंदा रोज पूरा 21 तैयार करके अदालत में पेश करती। ऐसी सूरत में मुझे हवालात ही में रहना पड़ता। मैं इसीलिए ये चाहता था कि डॉक्टर इम्तियाज़ मौजूद हो तो कम अज़ कम इस वक्त तो ड्रेसिंग करा ही लूँ। आगे अल्लाह मालिक है। ज़रा देर बाद अरशाद अली ने आकर बताया कि डॉक्टर इम्तियाज़ अपने कमरे में मौजूद है। तो मुझे भी हैरत हुई। मैं कपड़े बदल चुका था और एक बड़ी रकम भी अपनी जेब में रख ली थी।
کہ ضرورت کے وقت کام آئے۔ میں نے سوچا کہ ڈاکٹر امتیاز کو وہاں بلوانے کی بجائے خود ہی اس کے کمرے میں کیوں نہ چلا جاؤں، ڈریسنگ وہیں کرا لوں گا۔ وہ خود مجھے اپنے کمرے میں دیکھے گا تو ذرا جلدی ہاتھ منہ دھو کر تیار ہو جائے گا۔ یہ سوچ کر میں تیزی کے ساتھ اپنے کمرے سے نکلا۔ میں چاہتا تھا کہ جلد از جلد تھانے پہنچ جاؤں تاکہ ASI پر کوئی حرف نہ آئے۔ ڈاکٹر امتیاز کے کمرے کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی مگر دروازہ بند تھا۔ میں نے کھڑکی سے اس پر نظر ڈالی، وہ بے خبر سو رہا تھا۔ پھر دروازے پر کئی زوردار دستکیں دینے کے بعد اس کی گنودہ سی آواز سنائی دی۔ دروازہ کھولیں ڈاکٹر، میں نے بلندی آواز میں کہا۔ چند لمحے بعد دروازے کے پیچھے سے قدموں کی چناپ سنائی دی اور پھر دروازہ کھل گیا۔ ڈاکٹر امتیاز کے چہرے سے حیرت اور قدرے ناگواری کا اظہار ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ دراصل مجھے اسی وقت پہنچنا ہے، میں نے کمرے میں داخل ہو کر اس کی طرف معذرت خواہانہ انداز میں کہا۔ معاف کیجیے گا، آپ کو صبح ہی صبح زحمت دی۔ وجہ یہ ہے کہ کچھ خبر نہیں کب تک واپسی ہو، میں چاہتا تھا کہ آپ اسی وقت ڈریسنگ کر دیتے۔ کوئی بات نہیں، اس نے بظاہر اخلاقی کا مظاہرہ کیا۔ آپ تشریف رکھیں، میں ذرا منہ دھو لوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ مجھے اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار نظر آئے۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے ڈاکٹر؟ میں نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے سوال کیا۔ بات یہ ہے جناب کہ اگر ٹینشن ہو تو میرے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ اس نے بتایا کہ کل رات کا واقعہ بھی میرے لیے ٹینشن کا سبب ہوا تھا۔ سر درد ہی کی وجہ سے مجھے رات کو نیند نہیں آ رہی تھی، اس لیے میں نے نیند کی گولی کھا کر سویا تھا۔ اس بات کی سن کر میں نے طویل سانس لیا۔ اب یہ بات میرے لیے کوئی معمہ نہیں رہی تھی کہ رات کو ڈاکٹر امتیاز کوٹھی سے کیوں نہیں نکلا تھا۔ اس وقت وہ یقیناً گہری نیند سو رہا تھا جب رات کو کوٹھی پر ہنگامہ ہوا تھا۔ پھر کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر نے میرے گردن کے زخم کی ڈریسنگ کر دی۔ پھر کہنے لگا، ممکن ہے میرا بیان لینے کے لیے بھی مجھے تھانے بلایا جائے؟ ہاں ممکن ہے، میں نے کہا۔ ظاہر ہے کہ پولیس کی ہدایت کے مطابق مجھے اس وقت تک یہاں رہنا پڑے گا جب تک میرا بیان نہ ہو جائے۔ تو کیا حرج ہے، آپ آرام سے رہیں، جہاں میرے ملازم ہر طرح آپ کا خیال رکھیں گے۔ یہ کہہ کر میں اٹھ کھڑا ہوا۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ نادرہ کو ہوا کیا تھا۔ بظاہر تو وہ ایسی لڑکی معلوم نہیں ہوتی تھی، پھر یہ کہ اس کی صورت و شکل بھی۔ کون نادرہ؟ میں نے ڈاکٹر کی بات کاٹ کر پوچھا۔ جواب دینے کی بجائے ڈاکٹر امتیاز مجھے حیرت سے دیکھنے لگا، یوں جیسے میں نے واقعی کوئی عجیب بات پوچھ لی ہو۔ بالآخر وہ بولا کہ میں اسی نرس کا ذکر کر رہا ہوں جو کل رات چیختی ہوئی آپ کے کمرے سے بھاگی تھی۔ کیا اب میرے حیران ہونے کی باری تھی۔ اس کا نام تو میں پارا تھا، شاید آپ بھول رہے ہیں ڈاکٹر۔ میں تو نہیں بھول رہا، آپ یقیناً بھول رہے ہیں۔ خدا جانے ڈاکٹر امتیاز مجھے کیوں جھٹلا رہا تھا، مگر یہ وقت اس بحث کرنے کا نہیں تھا۔ میں مزید کچھ کہے بغیر اس کے کمرے سے نکل آیا۔ اب میرا رخ صدر دروازے کی طرف تھا۔ تھانے کی طرف جاتے ہوئے میں گزشتہ واقعات پر غور کر رہا تھا۔ گزشتہ شب میری دشمن جان نے یہ اعتراف کر لیا۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ نرس کے معاملے میں اسی کا ہاتھ تھا، مگر کس طرح؟ یہ سوال میرے لیے اب تک تشنہ جواب ہی تھا۔ وہ آخر نرس کا جسم کیسے اپنا سکتی تھی؟ کوئی روح کسی مادی جسم پر اس طرح قبضہ نہیں کر سکتی۔ بالفرض وہ جسم اسی کا تھا، تو پھر برسوں پہلے مٹی ہو جانے والا جسم دوبارہ کس طرح وجود میں آ گیا؟ یہ قطعی ناممکن بات تھی۔ یہ معاملہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ انہی خیالوں میں گھرا ہوا تھانے پہنچ گیا۔ ASI میرا ہی منتظر تھا۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر بہار آ گئی اور اس نے خوش ہو کر کہا، تم واقعی وعدے کے پکے ہو؟ اور ہاں، پھر اسے جیسے کوئی بات یاد آ گئی۔ یہ رات کو تمہاری کوٹھی میں کیا چکر چل رہا تھا؟ کیا تمہاری کوٹھی عذیب ددہ ہے؟ شریف اللہ کچھ دیر بعد ہی بد حواس ہو کر وہاں سے بھاگ آیا تھا۔ اس نے کانسٹیبل شریف اللہ کا ذکر کیا، جسے میری نگرانی کے لیے ساتھ بھیجا تھا۔ معلوم نہیں اسے کیا محسوس ہوا، کیا نہیں۔ میں تو عبادت میں مصروف تھا، میں بات کو ٹال گیا۔ صرف اسی پر کیا منحصر وہ کہہ رہا تھا کہ تمہارے ملازم بھی گھبرائے ہوئے تھے۔ مجھے مشتبہ انداز میں دیکھتا ہوا بولا، انہوں نے بھی تو تمہیں بتایا ہوگا۔
हाँ, वो लोग भी कह रहे थे। मैंने उसी तरह सरसरी अंदाज में कहा जैसे उस बात की कोई अहमियत ना हो। मुझे बहरहाल इस सिलसिले में कुछ नहीं मालूम और ना ही मैंने कोई ऐसी बात महसूस की। कोई बात है ज़रूर, उसका शक दूर ना हुआ। इससे पहले तुम्हारे कमरे में एक लड़की की लाश पाई गई थी जो पुरस्कार तौर पर गायब हो गई और कल रात ये वाकया हुआ। कोई ना कोई चक्कर तो है। खैर, ये कहकर उसने किसी कांस्टेबल को आवाज़ दी, इन्हें हवालात में बंद कर दो। उसने कांस्टेबल को हुक्म दिया, फिर मेरी तरफ देखकर बोला, एसएचओ साहब बस अब आने वाले ही होंगे, वो आ जाएंगे तो फिर तुम्हारा बयान वगैरह होगा। मैंने सर हिलाया और कांस्टेबल के साथ चल दिया। मुझे जमानत की फिक्र नहीं थी। मेरा शरीके कार नसीरुद्दीन मेरे लिए जमानत ले लेता। मैंने उसकी शराकत में काम शुरू किया था। मेरे कारोबार की सारी जिम्मेदारी एक तरह से उसके कांधों पर थी। मैं तो बस यूं ही कभी कभार दफ्तर चला जाया करता था। कारोबार तो बस एक आड़े के लिए था कि किसी को ये शुबा ना हो कि इतनी दौलत कहाँ से आई और ये कि मैं ऐसी पुरअसाइश ज़िंदगी किस तरह गुजार रहा हूँ। हमजाद की मौजूदगी में भला किस चीज़ की मुझे कमी होती। वो मेरे सामने दौलत के अंबार लगा सकता था। उस अत्मीनान ने कभी मुझे दौलत की ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर माइल नहीं किया। जब भी ज़रूरत होती और जितनी होती मैं हमजाद से कह देता। मेरे बैंक अकाउंट में 50-60 हज़ार रुपये ज़्यादा नहीं होते थे। घर में भी ज़्यादा रकम नहीं रखता था। इसके बावजूद मेरे घर की सेफ में 10-15 हज़ार रुपये पड़े ही रहते थे। क्या क्या खबर कब ज़रूरत पड़ जाए। और इसी रकम में से ही अब तक पुलिस वालों को रिश्वत दी थी। हवालात में बंद हुए मुझे निसफ घंटा गुजरा था कि मेरी तलबी हो गई। एक कांस्टेबल ने हवालात का दरवाज़ा खोला और बताया कि एसएचओ के सामने मेरी पेशी है। मैं जब एसएचओ के कमरे में पहुंचा तो वहां एएसआई भी मौजूद था। एसएचओ ने तो मुझे अजीब सी नज़रों से देखा, फिर अपनी भारी आवाज़ में बोला, तुम आखिर हो क्या शय? मैं समझा नहीं जनाब, आप क्या कहना चाहते हैं? मैंने जानकर अनजान बनते हुए कहा। बैठो। उसने कुर्सी की तरफ इशारा किया। शुक्रिया, मैं ये कहकर कुर्सी पर बैठ गया। समझते तो हो तुम सब कुछ, वो चुभते हुए लहजे में बोला। बस हमें चक्कर दे रहे हो। आखिर मामला क्या है? मुझे मालूम हुआ है कि कल तुमने एक लड़की पर मुजरमाना हमला किया था। हैरत की बात यह है कि वो लड़की भी कोई हूर परी नहीं थी। तुम्हारे मुलाजमाएं Green उससे screen कहीं wedding lower ज्यादा third खूबसूरत हैं। effects. वो मुझे खुद सफाई का मौका दे रहा था, इसलिए मैंने फौरन कहा, ये अल्ज़ाम है मुझ पर जनाब कि मैंने उस पर मुजरमाना हमला किया था। उसने खुद ही अपने कपड़े फाड़ लिए थे और फिर यहाँ। तो क्या वो लड़की मेंटल केस थी? आखिर कोई तो ऐसी वजह होगी जो उसने ऐसा किया। दो ही बातें हो सकती हैं जनाब, मैंने पुरस्कून लहजे में कहा। या तो वो वाकई किसी दिमागी आर्जे में मुब्तला है या फिर वो किसी वजह से मुझे बदनाम करना चाहती होगी। क्यों, क्या उससे तुम्हारी कोई पुरानी दुश्मनी थी? उसकी आवाज़ में तनज था। उसका बयान पड़ा है, मैंने वो कल ही तुम्हारी कोठी में आई थी। क्या उससे पहले भी तुम्हारी उससे शनासाई थी? लफज शनासाई पर उसने जोर दिया। जी नहीं जनाब, मैंने जवाब दिया, कल से पहले मैंने उसे नहीं देखा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम उसके लिए और तुम्हारे लिए वो कल से पहले बिल्कुल अजनबी थे। फिर पुरानी दुश्मनी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। असल बात बताओ, क्या चक्कर है? वो पुलिस वालों के मखसूस अंदाज लहजे में मुझसे कहने लगा। देखो, अगर तुमने सच बात उगल दी तो ये तुम्हारे ही हक में बेहतर होगा। दरअसल उसने मुझे अपनी दुख भरी कहानी सुनाई थी कि वो भरी दुनिया में तन्हा है। मैंने अखलाकन बतौर हमदर्दी उसे दिलासा दिया। बस फिर वो फैलती चली गई, गले पड़ गई, और जब तुमने उसकी बात नहीं मानी तो उसने ये ड्रामा खेला। यही कहना चाहते हो ना तुम? जी हाँ जनाब, मैं बोला। तुम ज़रा बाहर जाओ, एसएचओ ने एएसआई से कहा। ना मालूम वो मुझसे तन्हाई में क्या बात करना चाहता था। एएसआई बाहर चला गया तो वह मुझसे मुखातब हुआ। सुनो, जो कुछ तुमने कहा है उसमें हकीकत हो या ना हो, लेकिन केस को अदालत के सामने इस अंदाज में ज़रूर पेश किया जा सकता है, मगर मेरे पास तो इसका कोई जवाब होना चाहिए। समझ रहे हो ना तुम? मैं खूब समझ रहा हूँ वो क्या चाहता है। इसलिए मैंने कहा, आपके हुक्म से बाहर नहीं हूँ। जो हुक्म देंगे उसे पूरा करने की कोशिश करूँगा। मेरे हुक्म को छोड़ो, अपनी बात करो। ये मामला और है,
اس میں مدعی موجود ہے اور FIR بھی کٹ چکی ہے، لیکن تمہاری خاطر میں کوئی نہ کوئی راستہ نکال ہی لوں گا۔ میں اس لڑکی کو تھانے بلوا کر بات کرتا ہوں، وہ کچھ لے دے کے یہیں معاملہ ختم کر دے، دوسرا بیان دے دے۔ میرا خیال ہے کہ 15-20 ہزار میں بات بن جائے گی، مان جائے گی وہ۔ یہ تو بہت ہے جناب، میں نے آہستہ سے کہا۔ بہرحال تمہاری بے عزتی سے کم ہے، وہ بولا، اور یہ تو محض میرا اندازہ ہے۔ ممکن ہے وہ اس پر راضی ہی نہ ہو یا پھر اس سے بھی زیادہ کا مطالبہ کرے۔ ٹھیک ہے، آپ بلوا لیں اسے، مجھے کہنا ہی پڑا، اس کے سوا کوئی اور چارہ کار بھی نہیں تھا۔ میں SHO کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پھر اس نے ASI کو حکم کر کے اسے حکم دیا کہ کسی کانسٹیبل کو بھیج کر وہ لڑکی کو بلوا لے۔ اس کے بعد وہ مجھ سے مخاطب ہوا، اب تم جاؤ، اگر معاملہ طے ہو گیا تو میں تمہیں بلوا لوں گا، اور ہاں یہ معاملہ نمٹ گیا تو تمہیں میرے عملے کو بھی خوش کرنا پڑے گا۔ میں کہتا بھی کیا، مجبوراً اقرار میں گردن ہلانا پڑی۔ اسی وقت مجھے خیال آیا کہ یہ معاملہ لمبا کھینچ رہا ہے اور اس میں 10-15 ہزار سے کم میں بات نہیں بنے گی۔ 7,000 پہلے ہی خرچ ہو چکے ہیں۔ آج تک میں نے کبھی اپنی سیف میں موجودہ رقم گنی نہیں تھی کہ کتنی ہے، کیا خبر اتنے روپے ہوں گے بھی یا نہیں۔ یہی سوچ کر میں نے SHO سے کہا، کسی کانسٹیبل کو میری کوٹھی پر بھیج کر ذرا میرا ملازم ارشاد علی کو بلوا دیں۔ کیوں، کیا ناشتہ کر کے نہیں آئے؟ میں تمہارے لیے منگوا دیتا ہوں ناشتہ۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے، میں نے کہا، دراصل احتیاطاً میں کچھ رقم بینک سے نکلوانا چاہتا ہوں۔ اچھا، وہ ہنسا، ٹھیک ہے، تم کافی سمجھدار آدمی معلوم ہوتے ہو، اور ہاں، کچھ رقم سے کام نہیں چلے گا، یہ بات اب ذہن میں رکھنا۔ میرا جی چاہا کہ اس لالچی شخص کو کھری کھری سنا دوں، مگر اپنا غصہ پی گیا۔ اس طرح بات بگڑ جاتی۔ میں نے سر ہلانے پر ہی اکتفا کیا۔ کچھ ہی دیر بعد مجھے پھر حوالات میں بند کر دیا گیا۔ میں سوچنے لگا کہ اگر اس معاملے میں میرے دشمن جاں کا ہاتھ ہے تو پھر وہ نرس کسی صورت کوئی اور بیان دینے پر آمادہ نہیں ہوگی۔ لیکن اب مجھے اس کی زیادہ پرواہ نہیں تھی، کیونکہ SHO میرے ساتھ تھا۔ وہ میرے بیان کی روشنی میں کیس کو دوسرا رخ بھی دے سکتا تھا۔ اس طرح سارا الزام اس نرس پر آ جاتا، وہ خود اس کیس میں پھنس جاتی کہ اس نے ایک شریف اور باعزت شہری کی عزت و آبرو سے کھیلنا چاہا، اور جب وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوئے تو مجھے بدنام کرنے کے لیے الٹا مجھ پر مجرمانہ حملے کا الزام لگا دیا۔ اس سلسلے میں یقیناً گواہوں کی ضرورت بھی پیش آتی۔ پولیس بھی اس وجہ سے میرے ساتھ تعاون کر رہی تھی، اس لیے جھوٹے گواہ فراہم کرنا کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا۔